सबसे पहला हम लोग बनाएंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में कर्व। आपको हुक्स लॉ मैंने बताया था। हुक्स लॉ क्या बोला था भाई? सिग्मा इक्वल टू दैट इज स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन मल्टीप्लाई विथ इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट ई, ये मैंने बताया था। ठीक है भाई, मैं जो स्ट्रेस है उसको मैं किस पे लेता हूँ? वाई एक्सिस पे, और जो स्ट्रेन है उसको हम किस एक्सिस पे लेते हैं? एक्स एक्सिस पे। तो ये जो वाई एक्सिस पे अगर ले लिया सिग्मा और इसको ले लिया एक्स एक्सिस पे, तो ये जो मेरा स्ट्रेन को मैंने ले लिया एक्स एक्सिस पे, तो इलास्टिक कांस्टेंट मेरा एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। मतलब y इक्वल टू एम एक्स, मतलब जो इलास्टिक कांस्टेंट E है वो एक स्लोप की तरह काम करेगा। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स कर्व मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा किसके लिए? इंजीनियरिंग और स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बनाने के लिए। बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बनाने के लिए y इक्वल टू एम एक्स कर्व का मेरे को यूज करना पड़ेगा। y इक्वल टू एम एक्स कर्व क्या है? एक लाइन है भाई, एक लाइन है जिसका स्लोप क्या है? m है। ठीक है भाई, ये तो बात सही है। y इक्वल टू एम एक्स मतलब हमको एक लाइन बनाना है जिसका स्लोप क्या है? स्लोप जो है वो e है और वो ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ लाइन है। ठीक है भाई, मैंने ड्रॉ करना किया स्टार्ट, ये लो बन गया क्या? नहीं बना भाई, क्या बात कर रहे हो? अभी तो तूने बताया एक लाइन बनेगा जिसका स्लोप m होगा। चल मैं बता दिया इसका स्लोप m हो गया। अब क्या तेरे को दिक्कत है ना? क्या दिक्कत है भाई ये तो बता। दिक्कत ये है कि जिस कर्व को मैंने लिया था वो क्या था? हुक्स लॉ का इक्वेशन था, और मैंने हुक्स लॉ में ये कितने बार एकदम पूरा जोर लगा कर बोला था, ये जो वैलिड है सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक वैलिड है। क्या बात करते हो? इसके बाद भी कुछ होता है क्या? हाँ हाँ होता है। तो थोड़ा सा छोटा करते हैं, इतना ही रखते हैं ना, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इतना रखते हैं। यहाँ तक ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, यहाँ तक 0। ठीक है, ये इस पोजीशन को मैंने बोलता ए। ये क्या हो गया भाई? इस लाइन जो इस पॉइंट तक जो मैंने कर्व बनाया वो सही है, लेकिन इसका जो कर्व है इस पॉइंट को हम लोग बोले हैं ये कब तक वैलिड है भाई? ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक वैलिड है। क्या है? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। पहले इसका नाम देते हैं, ए है। ए क्या है? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ठीक है, सब लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है भाई, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक जो बॉडीज होता है वो क्या शो करता है? इलास्टिसिटी शो करता है। क्या बात कर रहे हो? यहाँ तक सही बात है, मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो कि इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हो? भाई इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स को भूल जाते हैं। इतना बना लिया ना, अब इंजीनियरिंग पे आते हैं, समझते हैं बात को। मैंने एक लोड लिया था, लोड पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया था, उस पर मैंने लोड लगाना स्टार्ट किया। लोड लगाते गए, लोड का मैग्नीट्यूड बढ़ाते गए। कितना बढ़ाओगे? रुक जाओ। मतलब कुछ एक्सटेंट तक लोड का वैल्यू बढ़ाएं, और नीचे एरिया था किसके लिए? स्ट्रेस के लिए। तो लोड का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो यहाँ पे देखो भाई, जैसे जैसे मैंने लोड बढ़ाते, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है। तो स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है मतलब लोड बढ़ाते जा रहे थे तो स्ट्रेस क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। देखो स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है ना, इधर से देखो, ये जो कर्व जा रहा है, ये कर्व क्या बता रहा है? स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अगर स्ट्रेस बढ़ रहा होगा तो हुक्स लॉ के अनुसार क्या हो गया? सिग्मा इक्वल टू ई। ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो मतलब अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। स्ट्रेस बढ़ रहा होगा तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा होगा। तो कहने का मतलब स्ट्रेन भी मेरा बढ़ रहा है। ठीक है, इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ तक सही है। लेकिन कुछ देर के बाद बॉडी का जो मैंने नेचर बताया था वो इलास्टिसिटी शो करते रहता है। अगर डिफॉर्म होगा तो कुछ एक्सटेंट तक वो इलास्टिक शो करेगा। तो ठीक है, क्या प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही इलास्टिक शो करेगा? नहीं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट से भी आगे जाता है इलास्टिसिटी लिमिट। तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट से आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं, लीनियर ही हल्का कर्व रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है पॉइंट बी। पॉइंट बी को हम लोग क्या बोलते हैं? बी दिख रहा है कि नहीं? मान लो यहाँ पे बी लिखा हुआ है। बी जो है वो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट से आगे बढ़ के इलास्टिक लिमिट। ए क्या है? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। बी क्या है? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक पहुंच गया। इलास्टिक के बाद बॉडी क्या करना शुरू किया? प्लास्टिक, परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि मैं एक यूनिवर्सल बॉडी के बारे में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ जो इलास्टिक प्लस प्लास्टिक दोनों शो कर रहा है।
अगर इलास्टिक प्लास्टिक दोनों के लिए बना दे, मतलब केवल इलास्टिक और केवल प्लास्टिक दोनों वाला का भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आ गए। बी मेरा क्या है, ये बी मेरा जो है वो इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट तक पहुंच गया मेरा कर्व। आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा, बॉडी प्लास्टिक शो करने लगेगा। बॉडी प्लास्टिक शो करने का मतलब जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगा है। कुछ दूर तक गए, मेरे को यहाँ से कर्व इस तरह से दिखा, यहाँ से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, इस तरह से बनेगा कर्व। अगर बनाए मैंने, अगर आगे बढ़ते गए तो लिनियरिटी खत्म हो गया, लिनियरिटी खत्म होकर क्या हो गया, बॉडी इस तरह से, ये सब इलास्टिक लिमिट था। बी जो पॉइंट था वो इलास्टिक पॉइंट है, इलास्टिक पॉइंट से आगे कर्व इस तरह से बढ़ा और मेरे को देखने को मिलेगा, अगर हम एक्चुअली में जाकर अगर मशीन पर लगाकर एनालिसिस करेंगे और एक डाटा लगाकर हर एरिया पर अगर कर्व ड्रॉ करेंगे तो मेरे को कर्व दिखेगा कि यहाँ से इस तरह से गया और इसके बाद थोड़ा सा डाउन आएगा, फिर उसके बाद लीनियर हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो, ये सब क्या बना दिया साला, ये समझाओ भाई ये है क्या। ठीक है समझाता हूँ, मिटाने दो तो पहले, मैं मिटा लिया, आ जाए, समझते हैं। यहाँ तक आ गया मैं बोला अगर तुम करोगे मशीन पे तो तुमको ये देखेगा, बस समझा तो भी कम से कम समझ आए, फील तो आए मेरे को। मैं तो मशीन पर नहीं देखूंगा, मैं दिखाऊंगा वीडियो में। पहले ये समझते हैं एक अपना थ्योरी के वे में किस तरह से काम करा। क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल में इस तरह का जो फाइबर बने होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, मान लो ये सॉलिड बॉडी था, उसमें इस तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ होंगे, ठीक है। पूरा मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, इस तरह से फाइबर बने होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से फाइबर बने होंगे, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम की तरह इस तरह से बने होंगे, ठीक है। जब मैं इसको लोड लगाकर खींच रहा था तो फाइबर क्या हो रहे होंगे, ये इस तरह से थे ना, वर्टिकल हल्का इस तरह से बेंड हो रहे होंगे, घिंचा रहे होंगे एक दूसरे से। ये इधर घिंचा रहा होगा, वो इधर घिंचा रहा होगा, ये इधर ये उधर, मतलब इस तरह से था। लोड लगा हुआ है तो एक इधर घिंचा रहा है, एक इधर घिंचा रहा है, दोनों मुड़ रहे हैं, दोनों मुड़ रहे हैं। अब भाई मुड़ेंगे तो कहीं तो कभी का ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से ये लोग अब दूसरे से अलग उठने लगेंगे। कहने का मतलब कभी तो ऐसा पॉइंट आएगा जब ये जो फाइबर है ये इस तरह से अपना शेप चेंज करके इधर आ जाए, थोड़ा सा इस तरह से करने लगे, समझना बात को भाई, कि थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, इस तरह से मुड़े। जब इधर से टिल्ट होने लगेगा तो वो क्या हो, डिफॉर्मेशन शो करना रहा होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब बी के बाद आगे बढ़ने लगा केस, बी के बाद आगे लोड बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो कभी एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, टूट के स्लिप कर जाएगा। स्लिप करने के बाद ये उठेगा और फिर इसके पास आ जाके अटैच हो जाएगा और ये हटेगा, यहाँ वाला यहाँ आके अटैच हो जाएगा, ये वाला अपना पोजीशन खो देगा, ये वाला इसका पोजीशन यहाँ आ जाएगा और इसका पोजीशन यहाँ आ जाएगा और ये इसका पोजीशन कहीं आगे चला गया होगा। मतलब अपना पोजीशन शिफ्ट कर दिया होगा। लेकिन जब शिफ्ट कर रहा होगा उस समय जो लोड लग रहा होगा उसको क्या आसानी लगा, क्योंकि जब टूटा कोई भी चीज़ एक अपना लेयर छोड़ के दूसरे लेयर पे जा रहा, उस समय हमको लोड लगाने का जरूरत नहीं है, हल्का लोड पे भी सारा काम हो रहा होगा। कहने का मतलब क्या है, जब तक मजबूती है तब तक है। जैसे मतलब मजबूती टूटा, हल्का सा मेरे को थोड़ा सा झटका टाइप का रिलीफ मिलेगा, लगेगा कोई लोड ही नहीं लग रहा। वही सिचुएशन यहाँ पे आया, लोड लगाते लगाते लेके गए, कुछ समय के बाद पता अचानक से लोड का वैल्यू कम हो गया, लोड का वैल्यू कम लगा। लोड का वैल्यू मतलब क्या है, जो लोड लगाए हैं अंदर में रेजिस्टिव फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, सडन ब्रेक हो गया। क्यों, क्योंकि ये स्लिप कर गया। क्रिस्टल लेक्चर है अपना स्लिप शो करने लगा, ठीक है। स्लिप हो गया, एक अपना जो अपना पोजीशन से स्लिप करके दूसरे के पोजीशन पे जा रहा है, तो उस समय मेरे को थोड़ा सा कम लोड लगाना पड़ेगा। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स कम हो गया होगा, अगर फोर्स कम हो गया होगा तो स्ट्रेस क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। इसलिए मेरा स्ट्रक्चर यहाँ से हल्का डाउन आता है, ठीक है। हल्का डाउन आने के बाद फिर से उसी तरह से कुछ देर तक फिर से वही पोजीशन आ गया होगा, फिर तरह से उसी तरह से स्ट्रक्चर बन गया। फिर मेरे को लोड लगाना है, फिर आगे बढ़ते गए, लोड लगाते गए, बढ़ते गए, फिर मेरे को एक ऐसा पोजीशन दिखेगा, फिर इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा एक। तो फिर मिलेगा कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बार स्लिप करके दूसरे पोजीशन में चल गया, मतलब फिर से अपना स्ट्रक्चर में आ गया है वो, फिर अपना स्ट्रक्चर में आ गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन शो कर चुका है, फिर अपना स्ट्रक्चर में आ चुका है, डिफॉर्मेशन शो करके अगर इतना लेंथ है इतना में आ गया, लेकिन फिर उसी तरह से अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर सब चीज़ स्टेबल हो गया। फिर से मैंने उसी अमाउंट में अभी लोड लगाया जा रहा हूँ, तो मतलब फिर से वो कोशिश करेगा सेकंड स्लिप मारने के लिए। लेकिन जैसे ही सेकंड स्लिप मारेगा तो स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ जाएगा। स्लिप कराना है भाई, मेरे को जोड़ लगाना पड़ेगा ताकि स्लिप करे। तो मैं जोड़ लगाया, पूरा जोड़ लगाया, इस तरह से फिर बना। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से वो जो स्लिप करना जैसे स्टार्ट किया होगा वो फिर से डाउन कर्व बनेगा। डाउन कर्व बनने के बाद कहीं ना कहीं एक ऐसा पोजिशन आएगा जहाँ पे उसका परमानेंट वो मटेरियल टूट जाए।
परमानेंट वो मटेरियल टूट जाए, जो कि हम लोग यूटीएम में अपने कॉलेज में देखे होंगे कि यूटीएम में होता है, डिफॉर्मेशन शो करता है, डिफॉर्मेशन शो करता है, सडन के बाद वो टूट जाता है। तो वही हालत होगा यहाँ पे, कुछ देर के बाद यहाँ पे वो टूट जाएगा। ठीक है भाई, टूट जाएगा वो समझ गए। ये क्या है, कर्व है। कब? इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन का हर एक एरिया को मैंने कांस्टेंट मान के चला है। एरिया में मैं कोई चेंजिंग नहीं माना है, हमेशा एरिया को कांस्टेंट मान के चला है। ठीक है, इनिशियल एरिया माना हूँ। अब क्या हुआ, अब आते हैं बात को समझने। ये सब पॉइंट का भी अलग अलग नाम है। इसको बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, अपर यील्ड पॉइंट। नीचे को क्या बोलते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं। डी को क्या बोलते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट। यील्डिंग होने लगा, ठीक है, मटेरियल का यील्डिंग होने लगा है। ठीक है, अपर यील्डिंग पॉइंट, लोअर यील्डिंग पॉइंट। ठीक है, फिर यहाँ से मटेरियल इस तरह से आया। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग, ये जो पोजीशन है डी, ई और एफ, ई एफ को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग, ये क्या हुआ, स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद ये आया नैकिंग रीजन, इसको बोलते हैं एफ से जी तक। एफ से जी तक इसको बोलते हैं क्या, नैकिंग रीजन। नैकिंग होने लगेगा, गर्दन बनने लगेगा। जब आप देखेंगे यूटीएम पे, तो जब खींचा जाता है तो देखेंगे एकदम कहीं ना कहीं एक ऐसा पोजीशन मटेरियल में देखने को मिलेगा जहाँ पे पतला हो जाएगा, वो एकदम पतला हो जाएगा, मतलब नेक का फॉर्मेशन, गर्दन का फॉर्मेशन होने लगेगा। उसको बोलते हैं नैकिंग रीजन। एफ से जी तक नैकिंग रीजन का फॉर्मेशन होता है, और जी में लास्ट में फ्रैक्चर हो जाता है। मटेरियल का क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर हो जाता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट आया है। पहला पॉइंट आया प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ए को प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, बी को इलास्टिक लिमिट, सी को अपर यील्ड पॉइंट, डी को लोअर यील्ड पॉइंट, ई को हम लोग बोलते हैं, ई से एफ जो रीजन है उसको स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन बोलते हैं, एफ से जी जो है उसको नैकिंग रीजन बोलते हैं, जी पे फ्रैक्चर आपको मटेरियल को देखने को मिल जाएगा। ये क्या था भाई, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं रियल बनाने के लिए, किसका, ट्रू का। ट्रू के केस में क्या होगा, सेम हो रहा होगा, अप टू द इलास्टिक लिमिट। मटेरियल इलास्टिक है, ठीक है, अप टू द इलास्टिक लिमिट। अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस दोनों का अगर वैल्यू निकालेगा, अप टू द इलास्टिक लिमिट आपको सेम मिलेगा, अप टू द इलास्टिक लिमिट सेम मिलेगा। लेकिन प्लास्टिक रीजन में इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आने लगता है। क्या बात कर रहे हो, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कैसे, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं दूसरा मार्कर यूज करूं तो 0 से लेकर अगर मैं ट्रू स्ट्रेस बनाना स्टार्ट करता हूं रेड पेन से, ठीक है, ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बीच में कर्व, तो यहाँ पे मेरे को अप टू द इलास्टिक लिमिट मेरा मतलब बी पॉइंट तक तो मेरा कर्व सेम रहेगा। बी के पॉइंट के बाद क्या होगा, इस तरह से वो उसका कर्व बनेगा। ये क्या बना दिए भाई, इस तरह से कर्व बनेगा, समझा नहीं, कैसे ये हो गया, हो गया भाई। क्या मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ लोड बढ़ाए जा रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेस को देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, लोड बढ़ाए जा रहा हूँ, मतलब पी का वैल्यू क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिखने दो भाई, सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए। कहने का मतलब मैं बोल रहा हूँ लोड बढ़ाए जा रहा हूँ, ठीक है, लोड बढ़ा रहे हैं, लेकिन एरिया भी तो कम हो रहा है। ये तो ट्रू के केस में एरिया कम हो रहा है। अगर लोड बढ़ रहा है, एरिया भी कम हो रहा है, तो मतलब स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो रहा है, काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू द इंजीनियरिंग स्ट्रेस। इंजीनियरिंग स्ट्रेस में ए को क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट है, जो पहला है वही है, खाली लोड बढ़ रहा है। लेकिन इसके केस में, ट्रू स्ट्रेस के केस में क्या होता है कि यहाँ पे एरिया घट रहा है। जब एरिया जब घटेगा तो पी भी बढ़ रहा है, एरिया घट रहा है, तो मतलब स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, काफ़ी तेजी से बढ़ेगा, ठीक है, काफ़ी तेजी से बढ़ेगा। जब काफ़ी तेजी से बढ़ेगा तो जो यहाँ पे सडन कम देखने को मिलेगा वो सडन कम नहीं देखने को मिलेगा। ट्रू के केस में क्या होगा, वो लीनियर टाइप का शो करेगा, मतलब कॉन्स्टेंट टाइप का शो करेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे बढ़ने का स्टार्ट करेगा, इस तरह से ये काफ़ी तेजी से ऊपर बढ़ेगा, बढ़ने के बाद फिर जाके यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा। समझ गए भाई, यहाँ पे डाउन क्यों नहीं ये हुआ, डाउन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या मान के चल रहे थे कि मेरा एरिया जो है कांस्टेंट है, लेकिन एक्चुअली में एरिया ट्रू के केस में क्या है, कांस्टेंट नहीं है। जब एरिया कांस्टेंट नहीं है, एरिया भी अपना मैग्नीट्यूड घट के स्ट्रेस का वैल्यू में डोमिनेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, लोड तो बढ़ा ही रहा है, तो दोनों मिलकर काफ़ी तेजी से बढ़ाते हैं। जबकि इसके केस में मैं मान के चलता हूँ कि वो लोड बढ़ा रहा है, एरिया क्या है, कांस्टेंट है। तो ये बात रहा इंजीनियरिंग एंड ट्रू स्ट्रेस का कहानी। होप आप समझ गए होंगे। वहाँ पे जाकर वो फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा इसका ट्रू स्ट्रेस का एनालिसिस नहीं है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ही एनालिसिस ज़्यादा मेरे को करना था। आपको सारा पॉइंट भी मैंने बता दिया, आप इसको लिख लीजिएगा। ए क्या है, इलास्टिक लिमिट है, बी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, से अपर यील्ड पॉइंट, डी लोअर यील्ड पॉइंट,
स्ट्रेन हार्डनिंग एफ से जी जो होता है नेकिंग रीजन हो जाता है, जी के बाद फ्रैक्चर हो जाता है।